हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। बच्चों, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सब घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से इस मानसून सीजन का फ़ायदा उठा रहे होंगे। यहाँ पर फ़ायदा उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घरों पर चाय पकौड़े खा रहे हो ना। फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि देखो यार, मानसून के टाइम पर जब बारिश ज़्यादा होती है तब हम स्कूलों में नहीं जाते हैं। उस टाइम पर हम घर पर ही रह कर के पढ़ाई करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों पर आराम से रहकर अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी को कर रहे होंगे। अब बेटा, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक एंड लेकर आया हूं आज आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम क्लास 12th की मैथ्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर आव्यूह का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है आव्यूहों पर संक्रियाएं। जैसा कि बच्चों आप सब आज का थंबनेल देखकर आए होंगे, तो आज बेटा हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको आव्यूह क्या होता है इसके बारे में बताया, आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में बताया, कैसे हम किसी आव्यूह की रचना करते हैं इसके बारे में बताया, एंड इसके अलावा हमने आव्यूह के इम्पॉर्टेंट प्रकार भी डिस्कस किए। और यहाँ पर बेटा मैंने आपको इन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल भी करवाए जो कि एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 पर बेस्ड थे। अब आज बेटा हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि आव्यूह पर संक्रियाएं हैं। देखिए बच्चों, आपने अभी तक संख्याओं पर संक्रियाएं की हैं, समुच्चयों पर संक्रियाएं की हैं, फलनों पर संक्रियाएं की हैं, सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं की हैं, बट आव्यूह पर कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं वो बेटा आज आपको सीख के जाना है। ओके बच्चों, तो जल्दी से फटाक से सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है वो इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के साथ। फटाक से बेटा आप सब शेयर कर दीजिए इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ। जल्दी से बेटा शेयर करो। देखिए, आज की ये क्लास है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बिकॉज बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक स्पेशल टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हर साल बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, कभी 1 अंक का, कभी 2 अंक का, कभी 5 अंक का, हमेशा बेटा क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से क्यों ना हो। ठीक है, सो ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा ये टॉपिक। और यकीन मानिए बच्चों, यदि आप सबने आज की इस क्लास को अच्छे से देख लिया, मेरे एक एक बात को ध्यान से सुना, तो ये टॉपिक आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब सारे बच्चे तैयार हैं ना आज की क्लास के लिए। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। ठीक है, सो बेटा आज की क्लास का हमारा टॉपिक है आव्यूह पर संक्रियाएं, अर्थात ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। ठीक है, अब जैसा कि बच्चों आप सब ने 10वीं क्लास तक संख्याओं के ऊपर 4 मूलतः संक्रियाएं पढ़ी हैं, जैसे संख्याओं का योग कैसे करते हैं, संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं, संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, संख्याओं का भाग कैसे देते हैं। ठीक है, ये 4 मूलतः संक्रियाएं आपने 10वीं क्लास तक संख्याओं के ऊपर पढ़ी हैं। अब आव्यूह के ऊपर कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? सो बेटा आव्यूह के ऊपर भी 4 संक्रियाएं होती हैं। पहली होती है आव्यूहों का योग, दूसरी होती है आव्यूह का किसी
अदिश राशि से गुणन। तीसरी होती है अवयवों का अंतर, और चौथी होती है बेटा अवयवों का गुणन। ठीक है, सो ये चार संक्रियाएं होती हैं अवयव के ऊपर, और आज की इस क्लास में हम इन चारों संक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। यदि बेटा हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखो पहली, दूसरी, तीसरी जो संक्रिया है ना, इससे तो 1 या 2 अंक का क्वेश्चन आता है, कभी कभार 5 अंक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट ये जो चौथे नंबर की संक्रिया है ना बेटा अवयव का गुणन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट संक्रिया है। लगभग हर साल इस संक्रिया से क्वेश्चन आता है, फिर चाहे वो 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, या 5 अंक का हो। इस वाली संक्रिया से तो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनसे भी आता है, ऐसा नहीं कि इनसे नहीं आता है, इनसे भी आता है, बट इससे तो हर साल आता है। ठीक है, तो प्रत्येक संक्रिया को आपको ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अवयवों के योग के बारे में, अर्थात एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो कि हम दो अवयवों का योग कैसे करते हैं। सो मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई ए अवयव है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में, और इसकी कोटि है m गुणा n। एक दूसरा अवयव बच्चों b है जिसमें अवयव है b आई जे के रूप में, और इसकी भी कोटि है m गुणा n। याद रहे बच्चों आप सबको कि दो अवयव का योग तभी संभव है जब दोनों अवयव की कोटि समान हो। आप चाहो तो यहां पर नोट करके लिख सकते हो NOTE, नोट में लिख लीजिए आप कि दो अवयवों का योग, दो अवयवों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि समान हो। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हमारे पास दो अवयव हैं ए और बी, इन दोनों का योग क्या होगा, ये होगा a प्लस बी। ये बेटा बराबर होगा इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों के योग के, यानी ए आई जे प्लस बी आई जे, इसके बेटा बराबर हो जाएगा। मतलब ये एक नया अवयव होगा जिसके अवयव इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों के योग करने से प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास ए अवयव है 1 2 3 4 5 6, एंड बी अवयव है 1 3 5 7 9 11। अब सबसे पहले देखो दोनों अवयव की कोटि समान है। भाई इसकी भी कोटि 2 गुणा 3 है, इसकी भी कोटि 2 गुणा 3 है। इसका अर्थ है कि इन दोनों अवयव का योग संभव है। अब योग क्या बनेगा, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर हो जाएगा अवयव, संगत अवयवों का योग करना है। संगत अवयव का मतलब क्या है कि भाई इस वाले अवयव की पहली पंक्ति पहले स्तंभ को इस वाले अवयव की पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के साथ जोड़ना है। तो संगत अवयव क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 1। 2 का संगत अवयव 3 होगा तो हो जाएगा 2 प्लस 3। 3 का 5 होगा तो गया 3 प्लस 5। 4 का 7 होगा तो 4 प्लस 7 हो जाएगा। 5 का 9 होगा तो 5 प्लस 9 हो जाएगा। 6 का 11 होगा, 6 प्लस 11 हो जाएगा। सो यहाँ से बेटा a प्लस बी बराबर आ जाएगा 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 9 और 5 14, 11 और 6 17। सो इस प्रकार से बच्चों हम दो अवयव का योग करते हैं। इसकी भी कोटि बेटा 2 गुणा 3 होगी।
क्लियर, वेरी सिंपल है, आपको बस संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम अगली संक्रिया पर। उससे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक उदाहरण है, हमें बच्चों ए अवयव दे रखा है, बी अवयव दे रखा है, हमें इन दोनों अवयवों का योग करना है। ओके, सो यहाँ पर देखो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी, ये बेटा एक ऐसा अवयव होगा जो कि इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों के योग से प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि क्या इन दोनों की कोटि समान है। तो भाई यहाँ पर देखो इसकी कोटि है 2 गुणा 3, इसकी भी कोटि बेटा 2 गुणा 3 है, तो हाँ भाई कोटि तो समान है। अब योग देखो क्या होगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 प्लस 2, यहाँ 1 प्लस वर्गमूल 5, यहाँ -1 प्लस 1, यहाँ 2 माइनस 2, यहाँ 3 प्लस 3, यहाँ 0 प्लस 1/2, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर a प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 प्लस वर्गमूल 3, यहाँ पर 1 प्लस वर्गमूल 5, यहाँ -1 प्लस 1 0, यहाँ 2 माइनस 2 0, यहाँ 3 और 3 6, यहाँ पर 0 प्लस 1/2 1/2 हो जाएगा। सो ये बेटा इन दोनों अवयवों का योग आ गया, अर्थात a प्लस बी आ गया। ठीक है, सो इस प्रकार से हम दो अवयवों का योग करते हैं। क्लियर है एवरीवन, सभी को अच्छे समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं अगली संक्रिया पर। अगली संक्रिया है एक अवयव का एक अदिश राशि से गुणा। ठीक है, अब मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई अवयव a है जिसमें अवयव हैं a i j के रूप में और इसकी कोटि है m गुणा n। ठीक है, अब माना k कोई अदिश राशि है, k कोई अदिश राशि है। ठीक है, अब हम इस अदिश का गुणा अवयव a के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा ka। ठीक है, अब ये बेटा एक ऐसा अवयव होगा जो अवयव a के प्रत्येक अवयव को इस अदिश राशि से गुणा करके प्राप्त होगा, अर्थात ये अवयव हो जाएगा ka i j, इसकी भी कोटि m गुणा n होगी। ठीक है, सो ऐसे हम किसी अवयव का अदिश राशि से गुणा करते हैं। क्लियर है एवरीवन? ओके बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव a है जिसमें अवयव हैं 1 2 4 7, ये एक अवयव a है 2 गुणा 2 कोटि का। अब मैं इसके साथ एक अदिश राशि 3 का गुणा करता हूँ तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा होगा अवयव a के साथ अर्थात 1 2 4 7 के साथ। अब बेटा इस 3 का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ में होगा, तो 3 का गुणा 1 से करोगे 3, 3 का गुणा 2 से करोगे 6, 3 का गुणा 4 से करोगे 3 चौके 12, 3 का गुणा 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 21। सो ऐसे बेटा हम किसी अदिश राशि का किसी अवयव के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, ये होता है किसी अदिश का अवयव के साथ में गुणन। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए बेटा इस अवयव a के साथ में मैं 5 का गुणा करता तो 5a बराबर क्या हो जाएगा, अब इस 5 का गुणा प्रत्येक अवयव से कर दो तो क्या 5 10 5 चौके 20 5 7 35। ठीक है, सो ऐसे हम गुणा करते हैं। क्लियर, चलिए अब इसके बाद अगले एक छोटे से टॉपिक पर चलते हैं। अगला छोटा सा टॉपिक है अवयव का ऋण अवयव अर्थात नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई अवयव a है जिसमें अवयव है a i j के रूप में, इसकी कोटि है m गुणा n। ठीक है, अब मैं इस अवयव a के साथ में अदिश राशि -1 का गुणा करता हूँ। सो -1 का गुणा करूँगा ये हो जाएगा -a
और इस -a का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ होगा, तो हो जाएगा -aij, कोटि होगी m गुणा n। ठीक है, अब ये जो बेटा -a आया ना, इसी को हम बोलते हैं a का ऋण अवयव। ठीक है, यही होता है बेटा a का ऋण अवयव। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए a अवयव हमारे पास है 2, 4, 6, 9, ये हमारे पास a अवयव है। अब इस a का ऋण अवयव होगा, a का ऋण अवयव, ये बराबर होगा -a के। अब -a क्या हो जाएगा भाई, इस अवयव a के प्रत्येक अवयव के साथ -a का गुणा कर दो, सो गया -2, -4, -6, -9। सो ये होगा बेटा अवयव a का ऋण अवयव। ठीक है, ऐसे हम किसी अवयव का ऋण अवयव ज्ञात करते हैं। ओके, अच्छा, अब अगला टॉपिक है अवयव का अंतर। देखिए बच्चों, अभी आपने अवयवों का योग करना सीखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम अवयव का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो आपको बच्चों यहां पर यह ध्यान रखनी है कि जैसे अवयव की शर्त होती, अवयव के योग की शर्त होती है कि भाई दो अवयव का योग तभी संभव है जब दोनों की कोटि समान हो, सेम ऐसे ही दो अवयव का अंतर तभी संभव है जब दोनों की कोटि समान हो। क्लियर? अच्छा, अब देखो हम अवयव का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास एक अवयव a है जिसमें अवयव हैं aij के रूप में, इसकी कोटि m गुणा n है। एक अन्य अवयव b है, इसमें अवयव हैं bij के रूप में, इसकी भी कोटि m गुणा n है। अब इन दोनों अवयव का अंतर होगा a माइनस b। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? सो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस ऑफ माइनस बी, प्लस माइनस माइनस ही होता है। सो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि हम अवयव a के साथ में b के ऋण अवयव का योग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? योग। इसका अर्थ ये हुआ कि अवयव का अंतर एक प्रकार से देखा जाए तो अवयव का योग ही है। ठीक है, ओके। अब देखो दो अवयव का अंतर क्या हो जाएगा, तो यहां पर बेटा ये हो जाएगा अवयव a क्या होगा, aij कोटि m गुणा n प्लस माइनस b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस bij, इसकी भी कोटि m गुणा n होगी। इन दोनों अवयव को जोड़ेंगे तो यहाँ से एक नया अवयव होगा जिसमें अवयव होंगे aij माइनस bij के रूप में और कोटि होगी m गुणा n। ठीक है, सो ऐसे बेटा हम दो अवयव का अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाना है। याद करो बेटा, अवयव के योग में हम संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ रहे थे कि वहां पर हम कर रहे थे योग, यहाँ पर हम अंतर ज्ञात कर रहे हैं तो हमें संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a अवयव है 5, 6, 9, 15। ठीक है, एंड b अवयव है 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर मुझे a माइनस बी ज्ञात करना है, तो आपको बेटा यहाँ पर कुछ नहीं करना, संगत अवयव में से संगत अवयव को बस घटाते चलना है। तो 5 में से 7 को घटाओगे -2 हो जाएगा, 6 में से 8 को घटाओगे -2 हो जाएगा, 9 में से 9 को घटाओगे 0 हो जाएगा, 15 में से 10 को घटाओगे 5 हो जाएगा। ठीक है, सो ये बेटा हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा। ऐसे बच्चों हम अवयव का अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास, हमें दो अवयव दे रखे हैं, a अवयव और b अवयव।
हमें यहाँ पर 2a माइनस बी ज्ञात करना है। मतलब बच्चों पहले मुझे यहाँ पर इस अवयव a का अदिश राशि 2 के साथ गुणा करना है, फिर 2a में से इस b अवयव को घटाना है। ठीक है, सो ये बच्चों में यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे 2a, ये बराबर होगा 2 गुणा a अवयव के, अर्थात 1 2 3 2 3 1 के। अब मैंने बेटा आपको बताया कि यदि हम किसी अवयव के साथ में किसी अदिश राशि का गुणा करते हैं तो इस अदिश राशि का गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ होता है। सो यहाँ पर भी प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 2 4 2 3 6 2 दूनी 4 2 3 6 2, ये बनेगा बेटा 2a अवयव। हमें क्या ज्ञात करना है 2a माइनस बी। सो 2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 2a अवयव आया 2 4 6 4 6 2 माइनस बी अवयव हमारे पास है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। ठीक है, अब बेटा इन दोनों अवयव को आपस में घटाते हैं। 2 में से 3 गए माइनस का 1, 4 में से माइनस 1 गया 5, 6 में से 3 गए 3, 4 में से माइनस 1 गया 5, 6 में से 0 गए 6, 2 में से 2 गए 0। ये बेटा हमारे पास 2a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बेटा हम किसी अवयव के साथ में किसी अदिश राशि का गुणा करते हैं और ऐसे ही हम अंतर ज्ञात करते हैं। एक ही एग्जाम्पल से बेटा मैंने आपको दोनों संक्रियाओं को समझा दिया। क्लियर, सबको समझ में आ गया बेटा ये वाला एग्जाम्पल भी। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बच्चों में ये ए अवयव दे रखा है, ये बी अवयव दे रखा है और हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें 3a माइनस 5b परिकलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ पे निकालेंगे 3a अवयव, ये बराबर होगा 3 गुणा a अवयव के, a अवयव है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 एंड 2/3। ये बेटा हमारे पास ए अवयव दे रखा है। अब इस ए अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ मुझे 3 का गुणा करना है। सो 3a बराबर हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ करोगे 2 हो जाएगा, 1 के साथ करोगे 3 हो जाएगा, 5/3 के साथ करोगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 2। सो ये आ गया बेटा 3a अवयव। ठीक है, सेम ऐसे ही बच्चों में यहाँ पर ज्ञात करेंगे 5b। ओके, अब देखिए 5b क्या होगा। सो 5b बराबर हो जाएगा बेटा, अब मुझे b अवयव के साथ में 5 का गुणा करना है। सो b अवयव हमारे पास ये है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। ये बेटा हमें बी अवयव दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5b क्या बनेगा। सो यहाँ से 5b बराबर हो जाएगा, इस 5 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 2, ये हो जाएगा 5b। ठीक है, अब बेटा मुझे इस प्रश्न में 3a में से 5b को घटाना है तो हमें यहाँ पर बेटा 3a माइनस 5b परिकलित करना है। अब 3a क्या है हमारे पास 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 5b क्या आया 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब देखो बेटा ये दोनों तो एक दूसरे की 2 कॉपी हैं, मतलब इनको घटाओगे तो यहाँ पर 0 अवयव मिलेगा। ठीक है, सो 3a
-5b बराबर हो जाएगा शून्य अवयव के। ओके, सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखो इनमें कोई दिक्कत हो रही है क्या भाई? कितने आसान चीज़ है। ए अवयव के साथ 3 का गुणा करना है, इसका मतलब 3 का गुणा प्रत्येक अवयव से कर देना है, यहाँ पर 5 का गुणा प्रत्येक अवयव से कर देना है, फिर आपस में घटा देना है, सिंपल। ठीक है, देखो जो बच्चे ध्यान से क्लास को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उनको ये टॉपिक यहीं के यहीं क्लियर हो रहे होंगे आराम से, है ना बच्चों। चलिए अब इसके बाद चलते बेटा हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अवयव के योग के गुणधर्म। देखिए बेटा अभी तक हम लोगों ने अवयव पर 3 संक्रियाओं के बारे में बात की। मैंने आपको अवयव का योग करना सिखा दिया, मैंने आपको अवयव का किसी अदिश से गुणा करना सिखा दिया, मैंने आपको अवयव का अंतर ज्ञात करना सिखा दिया। इन तीनों संक्रियाओं के बारे में हमने बात कर ली। अब चलिए हम इनके कुछ गुणधर्म डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवयव के योग के गुणधर्म। अब बेटा अवयव के योग के टोटल 4 गुणधर्म हैं, जिसमें पहला गुणधर्म है, फर्स्ट गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। यहां पर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर क्या इन गुणधर्मों को हमें याद करना है? नहीं भाई, वैसे लिखा रहा हूं मैं, याद थोड़ी करना है। करना है यार, मैं लिखवा रहा हूं ना, इसका मतलब आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम। अब बेटा अवयव का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखो 1 + 2 बराबर होता है 2 + 1 के, सेम ऐसे ही a + b अवयव बराबर होता है b + a अवयव के। ये बात बच्चों आपको अच्छे से याद रखनी है कि अवयव का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरा गुणधर्म है साचर्य नियम। ठीक है, अब अवयव का योग बेटा साचर्य नियम का भी पालन करता है, अर्थात a + ऑफ b + c बराबर होता है a + b ऑफ +c के। ठीक है, सो ये होता है साचर्य नियम। अवयव का योग साचर्य नियम का भी पालन करता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में तीसरा गुणधर्म है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। बेटा आपने तत्समक अवयव के बारे में चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा, यदि आपने द्विआधारी संक्रियाएं टॉपिक पढ़ा है तो। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव a है जिसमें अवयव हैं a i j के रूप में, कोटि है m × n। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं अवयव का योग। ओके, अब मान लो बेटा हमारे पास कोई अवयव a है। अब इस अवयव a में हमें एक ऐसे अवयव को जोड़ना है। क्या हमें इस अवयव a में एक ऐसे अवयव को जोड़ना है कि मुझे a अवयव ही प्राप्त हो, मतलब जो मैं डाल रहा हूं वही का वही मुझे मिले, तभी तो तत्समक बोलते हैं भाई, है ना। तत्समक का मतलब समझते हो ना कि जो हम डाल रहे हैं वही का वही हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ए अवयव में हमें एक ऐसे अवयव को जोड़ना है कि मुझे ए अवयव ही प्राप्त हो। ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क प्लस में ए हो। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अवयव आएगा, आप खुद से बताओगे। देखो बेटा यहां पर देखो ए अवयव के साथ हम क्या जोड़े कि हमें ए प्राप्त हो। अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि हम अवयव पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सोचो कि हम ए में क्या जोड़े कि ए ही प्राप्त हो। आप क्या बोलोगे, सर 0 जोड़ो। अब 0 का काम यहां पर कौन करता है, शून्य अवयव। मतलब यदि हम ए अवयव में शून्य अवयव को जोड़ें तो हमें ए अवयव ही प्राप्त होगा।
इसका मतलब ये है कि शून्य आव्यूह योग का तत्समक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः शून्य आव्यूह योग का तत्समक है, क्योंकि हम किसी आव्यूह ए को यदि शून्य आव्यूह से जोड़ेंगे तो हमें वही का वही आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। इसके बाद में अब बेटा चौथा गुणधर्म और है, और ये है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। टोटल बेटा 4 ही गुणधर्म हैं आव्यूह के योग के। पहला था क्रम विनिमय नियम, दूसरा साचर्य नियम, तीसरा योगात्मक तत्समक का अस्तित्व, चौथा योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है? मान लीजिए बेटा अगेन हमारे पास कोई आव्यूह ए है जिसमें अवयव हैं ए आई जे के रूप में, इसकी कोटि है m गुणा n। ठीक है, अब बेटा मुझे आव्यूह ए के साथ में एक ऐसे आव्यूह को जोड़ना है कि मुझे शून्य आव्यूह प्राप्त हो। ठीक है, हमें योगात्मक प्रतिलोम चाहिए। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब है कि हम किसी अन्य अवयव पर ऐसी संक्रिया लगा रहे हैं कि हमें योगात्मक तत्समक प्राप्त हो रहा है, तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सो हमें ए आव्यूह में ऐसे आव्यूह को जोड़ना है कि हमें योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए, और ये बराबर होगा क्वेश्चन मार्क प्लस में 1 है। अब आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए अगेन फिर से कि आप आव्यूह पढ़ रहे हो। मान लो आप जनरल कोई चीज़ पढ़ रहे हो मैथ में, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ए में कुछ जोड़ना है ताकि आपको शून्य मिले, तो क्या जोड़ोगे? मैं आपसे कहता हूँ कि भाई दो में कुछ ऐसा जोड़ो, कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि 0 प्राप्त हो, तो आप क्या जोड़ोगे? -2। मैं आपसे कहूँ 5 में कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि जो 0 प्राप्त हो, तो 5 में क्या जोड़ोगे? -5, मतलब उसका ऋण जोड़ोगे। राइट, तो इसका मतलब यहां पर हम a का ऋणाव्यूह -a जोड़ेंगे। सो a प्लस ऑफ -a बराबर हो जाएगा शून्य आव्यूह के। सो ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। यहां पे हम लिख सकते हैं अतः a का योगात्मक प्रतिलोम बराबर होता है a का ऋण आव्यूह अर्थात -a आव्यूह। क्लियर बेटा? सो ये थे आव्यूह के योग के गुणधर्म। ठीक है, नाउ इसके बाद अब हम आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। अब बेटा आव्यूह के अदिश गुणन के केवल 2 गुणधर्म हैं। ओके, जिसमें पहला गुणधर्म है कि यदि मान लो आव्यूह ए है जिसमें अवयव है एआईजे के रूप में, बी में बीआईजे के रूप में, समान कोटि m गुणा n के 2 आव्यूह हैं तथा k और l अदिश राशि है। ठीक है, सो यदि हम k का गुणा a प्लस b के साथ करें तो ये बराबर होगा ka प्लस में kb के। ये बेटा पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म है यदि हम k प्लस l का a के साथ गुणा करें तो बराबर होगा ka प्लस में la के। ये बेटा दूसरा गुणधर्म है। ठीक है, सो ये आव्यूह के अदिश गुणन के 2 गुणधर्म है। अब बेटा आव्यूह के अंतर के कोई गुणधर्म आपकी किताब में नहीं दे रखे, बिकॉज मैंने आपको भी बोला ना कि आव्यूह का अंतर एक प्रकार का आव्यूह का योग ही है। ठीक है, तो आव्यूह के अंतर के देखो गुणधर्म क्या क्या बन सकते हैं। जो गुणधर्म आव्यूह के योग के थे ना वही बनेंगे आव्यूह के अंतर के भी। सबसे पहले देखो क्रम विनिमय। क्या बेटा आव्यूह का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे बेटा संख्याओं का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, सेम ऐसे ही आव्यूहों का अंतर भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब a माइनस बी नॉट इक्वल होता है b माइनस ए के। क्लियर? अच्छा,
इसके बाद अगला साहचर्य नियम, तो अवयवों का अंतर साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करता। ठीक है, अगला है योगात्मक तत्समक। अब यहां पर हो जाएगा अंतरात्मक तत्समक का अस्तित्व। ठीक है, अब देखो मुझे अवयव ए में से एक ऐसे अवयव को घटाना है कि मुझे ए अवयव ही प्राप्त हो। तो किसी संख्या में से क्या घटाओगे आप कि आपको वही संख्या प्राप्त हो, 0 घटाओगे। सो इसका मतलब शून्य अवयव अंतर का भी तत्समक है। ठीक है, ओके। अब यहां पर आ जाओ, आपको किसी अवयव में से ऐसे अवयव को घटाना है कि आपको शून्य अवयव प्राप्त हो। तो किसी संख्या में से जब खुद को घटाओगे तभी तो शून्य मिलेगा ना। तो सेम ऐसे ही ए का अंतरात्मक प्रतिलोम खुद ए अवयव ही हो जाएगा। सो ये देखो हमने अवयव के अंतर के गुणधर्म भी बना दिए। वैसे आपकी किताब में एनसीईआरटी किताब में बेटा अवयव के अंतर के गुणधर्म नहीं दे रखे। ठीक है, चलिए बेटा अब हम सबसे पहले इन तीनों संक्रियाओं पर आधारित कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास, हमें बच्चों ए अवयव दे रखा है, बी अवयव दे रखा है, तो तक कहा गया है कि 2a + 3x = 5b है। तो हमें अवयव x को ज्ञात करना है। ये बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पिछले सालों में ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को खोल के देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हम x कैसे ज्ञात करेंगे। बेटा जी देखो हमें एक समीकरण दे रखा है 2a + 3x = 5b। मुझे x ज्ञात करना है तो मुझे यहां पर केवल x रखना है, बाकी सब हटा देने। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बेटा मैं इस समीकरण के दोनों पक्षों में -2a अवयव को जोड़ता हूं। सो ये बनेगा 2a + 3x - 2a = 5b - 2a। ठीक है, अब 2a - 2a ये हो जाएगा शून्य अवयव + 3x = 5b - 2a हो जाएगा। शून्य अवयव का आप किसी भी अवयव के साथ जोड़ोगे वही अवयव प्राप्त होगा। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 5b - 2a के। अब मुझे केवल x चाहिए तो मैं इस समीकरण के दोनों पक्षों में 1/3 का और गुणा कर देता हूँ। सो 1/3 गुणा 3x बराबर होगा 1/3 गुणा 5b - 2a, ये बन जाएगा। तो यहाँ से बेटा x अवयव बराबर होगा 5/3 b - 2/3 a के। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब देखो x अवयव क्या है, ये 5/3 b अवयव और 2/3 a अवयव का अंतर है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर मुझे 5/3 b निकालना है और 2/3 a निकालना है, फिर दोनों का अंतर निकाल देना है। ठीक है, अच्छा अब देखो 5/3 b क्या बनेगा, तो 5/3 b बराबर हो जाएगा 5/3 b अवयव क्या है बेटा, b अवयव हमें दे रखा है 2 - 2 4 2 -5 1, ये बेटा b अवयव हमें दे रखा है। अब इस b अवयव के साथ मुझे 5/3 का गुणा करना है, अर्थात इस 5/3 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ में होगा। 2 के साथ करोगे 10/3, -2 के साथ करोगे -10/3, 4 के साथ करोगे 5 चौके 20/3, 2 के साथ करोगे 10/3, -5 के साथ करोगे -25/3, 1 के साथ करोगे तो 5/3 हो जाएगा। ये तो हो गया बेटा 5/3 b अवयव। ठीक है, सेम ऐसे ही हम 2/3 a अवयव निकालेंगे। अब देखो 2/3 a अवयव क्या होगा, सो 2/3 a अवयव ये बराबर हो जाएगा 2/3 गुणा a अवयव। a अवयव हमें क्या दे रखा है 8 0 4 - 2 3 6। अब यहां पर बेटा मुझे 2/3 का गुणा प्रत्येक अवयव के साथ करना है। तो 8 दूनी 16/3 0 4 दूनी 8/3 -4/3, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6/3
6 दूनी 12/3 हो जाएगा। ये बेटा 2/3 ए आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करना है एक्स आव्यूह। सो यहां पर बेटा एक्स आव्यूह बराबर होगा, एक्स बराबर है 5/3 बी माइनस 2/3 ए के। अब 5/3 बी आव्यूह क्या आया, ये हमारे पास आ गया 10/3 माइनस 10/3 20/3 10/3 माइनस 25/3 एंड 5/3। ठीक है, माइनस 2/3 आव्यूह, ये रहा 16/3 0 8/3 माइनस 4/3 6/3 12/3। ये बेटा जी यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें से इसको घटाओ, तो संगत अवयव को आपस में घटाना है। 10/3 में से 16/3 गए तो माइनस के 6/3 बच जाएंगे, माइनस 10/3 में 0 गया तो माइनस के 10/3 बचेंगे। 20/3 में से 8/3 गए तो 12/3 बन जाएंगे। 10/3 में से माइनस 4/3 गए तो सर 4 14/3 हो जाएगा। यहाँ माइनस 25/3 माइनस 6/3 गए तो माइनस 25 से माइनस 31/3 हो जाएगा। 5 में से 12 गए माइनस के 7/3 हो जाएगा। ठीक है, सरल कर लोगे सो ये हमारे पास बनेगा 3 दूनी 6 यानी -2 माइनस 10/3, ये 3 चौके 12, ये 14/3, ये माइनस 31/3 और ये माइनस के 7/3। सो ये बेटा हमारे पास एक्स आव्यूह आ गया और इस एग्जाम्पल में हमें एक्स आव्यूह ही ज्ञात करना था। सो इस प्रश्न को बच्चों आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए इसके बाद चलते हम एक और अच्छे उदाहरण पर। यह उदाहरण भी बेटा काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं x और y दो आव्यूह ज्ञात करने, यदि x प्लस वाई ये दे रखा है एंड x माइनस वाई हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो हम x और y आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। सो यहाँ पर देखो बच्चों x प्लस वाई ये हमें दे रखा है 5 2 0 9। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, एंड हमें x माइनस वाई ये आव्यूह दे रखा है 3 6 0 माइनस 1। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। ओके, अब यहाँ पर बेटा मैं 1 और 2 को आपस में जोड़ता हूँ। इनको आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पर बनेगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। यहाँ पर हो जाएगा दोनों आव्यूह को जोड़ोगे 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1, ये बनेगा। अब y माइनस वाई ये हो जाएगा शून्य आव्यूह, x और x ये हो गया 2x प्लस शून्य आव्यूह बराबर। इन दोनों आव्यूह को जोड़ो, देखो दोनों की कोटि समान है तो संगत अवयव आपस में जोड़ना है। तो 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 9 में से गए तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2x को 0 के साथ जोड़ोगे सो 2x ही आएगा। सो 2x बराबर हो जाएगा 8 8 0 8। मुझे ज्ञात करना है x आव्यूह, तो मुझे इस आव्यूह के प्रत्येक पक्ष में 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। सो ये हो गया 1/2 गुणा 2x बराबर 1/2 गुणा 8 8 0 8। ये बेटा जी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, सो बच्चों यहाँ से हमारे पास देखो यहाँ पर 2 से 2 कटेगा। सो x आव्यूह बराबर हो जाएगा 1/2 का अंदर गुणा करोगे तो ये हो गया 4 4 0 4। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया x आव्यूह। ये तो बेटा x आव्यूह आ गया। ठीक है, अब ज्ञात करना में y आव्यूह, और अब y आव्यूह देखो क्या होगा, इस x आव्यूह को बेटा यहाँ पे रख दो।
तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 5, 2, 0, 9। मैं दोनों पक्षों में x अवयव घटाता हूँ। सो x प्लस वाई माइनस एक्स बराबर होगा 5, 2, 0, 9 माइनस एक्स। एक्स माइनस एक्स शून्य अवयव बनेगा, तो हो गया वाई प्लस शून्य अवयव बराबर में, यहाँ पर एक्स अवयव रख दो 5, 2, 0, 9 माइनस एक्स अवयव आया 4, 4, 0, 4। ठीक है, अब वाई प्लस शून्य वाई अवयव होगा बराबर में, हमें इन दोनों अवयव का अंतर करना है, तो संगत अवयव में संगत अवयव घटाओ। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया माइनस के 2, 0 में 0 गया 0, 9 में से 4 गया तो 5। तो ये बेटा हमारे पास वाई अवयव आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक्स अवयव आ चुका है, ये वाई अवयव आ चुका है। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, इन दोनों अवयव का योग करके देखोगे तो ये मिलेगा, अंतर निकालोगे ये आ जाएगा। क्लियर? ऐसे बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों अवयव का योग, अवयव का एक अदिश्य गुणा और अवयव का अंतर, ये 3 संक्रियाएं तो यहाँ पर फिनिश होती हैं। इन पर आधारित जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अवयव पर चौथी संक्रिया पर, और वो है अवयवों का गुणन। ठीक है, ये बेटा अवयव की सबसे इम्पॉर्टेंट संक्रिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों ये संक्रिया है। आप ऐसा समझ सकते हो कि इस संक्रिया से तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो अवयव का गुणा कैसे करते हैं वो समझाने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताता हूं कि अवयव के गुणन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो इसको मैं आपको एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, मान लीजिए आपके परिवार में आपसे बड़े कोई 2 सदस्य हैं, राम और श्याम। मान लो ये आपके चाचा हैं। ठीक है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। अब भाई आप तो 12वीं की पढ़ाई कर रहे हो बेटा, आपको तो मार्केट में जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपको कुछ किताबें और कुछ पेन चाहिए। ठीक है, तो आपने राम को बोला कि मुझे 5 पुस्तकें और 3 पेन ला के दे दो। पेन, पुस्तकें। ठीक है, और मान लो किसी के घर में कोई बड़ा आदमी श्याम है, उसने उसको बोला कि भाई 3 पुस्तक ला के दे दो और 5 पेन ला के दे दो। ओके, अब ये दोनों भाई गए मार्केट में गए। ठीक है, दुकानदार के पास गए, इन्होंने दुकानदार के पास जाके बोला कि भाई मुझे पुस्तकें और पेन चाहिए, दुकानदार भाई इनका मूल्य बताओ। तो दुकानदार ने कहा कि पुस्तक का मूल्य तो है 100 रुपये। ठीक है, पुस्तक का मूल्य है 100 रुपये और एक पेन का मूल्य है 10 रुपये। ठीक है, अब मैं यहां पर यह चेक करना चाहता हूं कि राम ने कितनी धनराशि दुकानदार को दी और श्याम ने कितनी धनराशि दुकानदार को दी। अब मान लो बेटा नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को करें तो भाई राम को 5 पुस्तकें चाहिए, एक पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, मतलब ये हो गया 5 गुणा 100 है ना। 3 पेन चाहिए, एक पेन की कीमत 10 रुपये, तो ये हो गया 3 गुणा 10। तो इतनी धनराशि तो राम ने दी, राइट। श्याम ने कितनी दी? भाई श्याम को 3 पुस्तकें खरीदनी है, एक पुस्तक की कीमत है 100 रुपये, 5 पेन खरीदने, एक पेन की कीमत है 10 रुपये, उसने इतनी धनराशि दी। ठीक है, अब यदि बेटा मैं इस पैटर्न को अवयव के रूप में परिवर्तित करूं, सो अवयव के रूप में कैसे परिवर्तित करूंगा? देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अवयव के गुणन की जरूरत क्यों पड़ी। भाई अवयव के गुणन की खोज की गई तो क्यों की गई, ठीक, उसको समझाने की बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं। देखो इसको हम यदि अवयव के रूप में लिखें तो यहां पर बेटा एक अवयव ये है, एक अवयव बच्चों यहां पर ये है। ठीक है,
बेसिकली देखो आप इसमें इसका गुणा कर रहे हो ना, तो मान लीजिए ये अवयव ए है और ये अवयव बी है, ठीक है। आप ए अवयव का बी अवयव के साथ में गुणा कर रहे हो। सो ए बी बराबर हो रहा है, ये है ए अवयव क्या है 5 3 3 5, बी अवयव है 100 10, और इनका गुणाओं के क्या बन रहा है, देखो गुणाओं के क्या बन रहा है, गुणाओं के बन रहा है यहां पर 5 गुणा 100 प्लस 3 गुणा 10, 3 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10, ये बेटा बन रहा है, ठीक है। सो बेसिकली यदि हम इनको अवयव के रूप में व्यवस्थित करें तो ये बेटा अवयव के गुणन को ही दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों अवयव के गुणन को दर्शा रहे हैं। अब देखो गुणन की जरूरत क्यों पड़ी बेटा, यहां पर तो मैंने केवल 2 ही व्यक्ति लिए। अब यदि हम एक बड़ी सी कंपनी की बात करें जिसमें 10,000 20,000 एम्प्लॉय होते हैं, यदि वहां पर हम इस चीज को देखें बेटा, तो क्या हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं? कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। सो उस केस में बेटा हमें अवयव की जरूरत पड़ी। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि आज से 20 साल पहले अवयव को कोई पूछता भी नहीं था, बट करंटली इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आजकल के इस मॉडर्न युग में कंप्यूटर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप देख रहे हो हर चीज आजकल ऑनलाइन हो चुकी है, कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेटा अवयव का उपयोग होता है। ये आप तब जानोगे जब आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करोगे और आपने गलती से ब्रांच कंप्यूटर साइंस ले ली तो, ठीक है, या अदर कोई भी ब्रांच लोगे वहां पर भी अवयव का आपको उपयोग देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके क्लियर। तो ये जरूरत पड़ी अवयव के गुणन की, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर आपने इस अवयव का इस अवयव के साथ गुणा किया, इसका इसके साथ गुणा क्यों नहीं किया, या इनका ऐसे क्यों गुणा किया? तो बेटा इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अब मैं आपको उसी कारण को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओके अच्छा, अब यहां पर देखो बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई अवयव ए है जिसमें अवयव हैं ए आई जे के रूप में, कोटि है इसकी m गुणा n, ठीक है। एक अन्य अवयव b है जिसमें अवयव हैं बी आई जे के रूप में। अब मुझे यहां पर यह नहीं पता कि भाई इन दोनों अवयव की कोटि समान होनी चाहिए अलग होनी चाहिए, तो मैं मान लेता हूं कि b की कोटि p क्रॉस q है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इन दोनों अवयवों का गुणन करना है। ओके, सो ए बी बेटा हमें यहां पर ज्ञात करना है। अच्छा, अब सबसे पहले तो बच्चों आपको यहां पर यह समझना होगा कि अवयवों का गुणन कब परिभाषित होता है, ठीक है। सो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, यहां पर इस अवयव की कोटि कितनी थी 2 गुणा 2, इसकी कोटि कितनी थी 2 गुणा 1, ठीक है। अब बेटा ए बी परिभाषित होगा, यहां पे आप लिखिए, नोट डाल के लिख लीजिए, ठीक है। ये दो आपने अवयव लिख दिए, अब यहां पर आप नोट डालिए, नोट NOTE, नोट, नोट में लिखिए ए बी परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि ए के स्तंभों की संख्या, यदि ए के स्तंभों की संख्या बराबर हो बी की पंक्तियों की संख्या के, ठीक है। मतलब ए बी के परिभाषित होने के लिए यहां पर क्या होना पड़ेगा, अर्थात n बराबर होगा p के, ठीक है।
ए बी के परिभाषित होने के लिए ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ओके, और यदि हम बात करें बेटा बी ए की, सो बी ए परिभाषित होगा, बी ए परिभाषित होगा यदि बी के स्तंभों की संख्या बराबर हो ए की पंक्तियों की संख्या के। ठीक है, अर्थात बेटा जी देखो बी के स्तंभों की संख्या कितनी है, क्यू, ए की पंक्तियों की संख्या है एम, तो क्यू बराबर होगा एम के, सो बी ए परिभाषित होगा। ठीक है, ये बेटा आपको ध्यान रखना है। ए बी कब परिभाषित होगा, जब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। बी ए कब परिभाषित होगा, जब बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, कोई आसान तरीका बता दीजिए ना। मैं तो देखो बेटा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ए बी में पहले कौन आ रहा है, ए, सो ए के स्तंभों की संख्या, बाद में कौन आ रहा है, बी, बी की पंक्तियों की संख्या। यहाँ बी ए में पहले कौन आ रहा है, बी, तो बी के स्तंभों की संख्या, बाद में कौन आ रहा है, ए की पंक्तियों की संख्या। मतलब आव्यूह के गुणन में जो पहले आ रहा है उसके स्तंभों की संख्या जो बाद में आ रहा है उसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्लियर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये देखिए कि ए बी परिभाषित होगा तो उसकी कोटि क्या होगी। अब मान लो ए की कोटि है एम गुणा एन, बी की कोटि है पी गुणा क्यू। तो ये तो हमें पता है कि ए बी परिभाषित होगा तो एन बराबर होगा पी के, बट ए बी की कोटि क्या होगी, इस केस में बेटा ए बी की कोटि हो जाएगी एम क्रॉस क्यू। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए बी की कोटि एम क्रॉस क्यू होगी। ओके, और बी ए कब परिभाषित होगा, जब बी के स्तंभों की संख्या अर्थात क्यू ए के पंक्तियों की संख्या अर्थात एम के बराबर होगी। और बी ए की कोटि क्या होगी, बी ए की कोटि ये बराबर हो जाएगी पी क्रॉस एन के। ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इसी कारण से देखो यहां पर मैंने इसका इसके साथ गुणा किया, क्योंकि देखो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। हम इसका गुणा इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो परिभाषित ही नहीं है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया आप सबको। तो ऐसे आव्यूह को गुणा करते हैं। अब आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, ये तो हमने बात करी कि भाई आव्यूह का गुणन कब परिभाषित है और उसकी कोटि क्या होगी। अब गुणा कैसे करते हैं आव्यूह के गुण आव्यूह का, सो वो देखिए। अब आप देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यूह ए है, इसमें अवयव है 2 0 4 2, कोटि है इसकी 2 गुणा 2। ठीक है, अब मेरे पास एक अन्य आव्यूह बी है। अब यहां पर स्तंभों की संख्या 2, तो यहां पर 2 ही पंक्तियां होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां मान लो 1 2 3 4 5 6 है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 गुणा 3 हो गए। ठीक है, अब देखो इसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब गुणन संभव है। अब ए बी क्या बनेगा, यू का बेटा 2 0 4 2, सबसे पहले ए आव्यूह लिखिए, देन उसके बाद में बी आव्यूह लिखिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हम गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है बेटा, शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले पहली पंक्ति से। ठीक है, इस पहली पंक्ति से बच्चों हम शुरुआत करेंगे और इसका गुणा करेंगे हम सबसे पहले पहले स्तंभ के साथ। ठीक है, देखिए बच्चों एक चीज देखिए, हम यहां पर ए बी का गुणा कर रहे हैं तो हमें एक नया आव्यूह प्राप्त होगा, राइट, जिसकी कोटि क्या होगी
भाई इसकी कोटि 2 गुणा 2 है, इसकी कोटि 2 गुणा 3 है, तो इनके परिणामी की कोटि 2 गुणा 3 होगी। इसकी कोटि मिलने वाली है हमें 2 गुणा 3। अवयव किस फॉर्म में होंगे, मान लो सी अवयव है तो C11, C12, C13, C21, C22, C23 इस फॉर्म में होंगे। पहला अवयव है C11, क्या नीचे 11, तो ये कब मिलेगा, जब पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे। इसकी पहली पंक्ति गुणा इसके पहले स्तंभ के साथ करोगे। देखो यहां पर जो पहले लिख रहा है ना वो तो है पंक्ति, और जो बाद में लिख रहा है वो है दूसरे अवयव का स्तंभ। ठीक है, तो पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव के पहले स्तंभ का गुणा होगा, पहले अवयव की पहली पंक्ति दूसरे अवयव के पहले स्तंभ का। ठीक है, तो इनका गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे होगा, सो गुणा ऐसे होगा बेटा यहां पर कि 2 का गुणा करेंगे हम 1 के साथ, प्लस 0 का गुणा करेंगे 4 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया C11। अब चाहिए C12, मतलब पहले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करना है। अब इसके साथ गुणा करना है इसका, तो कैसे गुणा होगा, इसका करेंगे ऐसे 2 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 5। ठीक है, उसके बाद अगला अवयव C13। अब पहली पंक्ति पहले अवयव की पहली पंक्ति का दूसरे अवयव की तीसरी पंक्ति के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा ऐसे होगा 2 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 6। ठीक है, सेम ऐसे यहां पर बेटा दूसरे अवयव पहले अवयव की दूसरी पंक्ति का दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। सो हो गया 4 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 4। यहाँ C22 है, मतलब पहले अवयव की दूसरी पंक्ति का दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। सो हो गया 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 5। यहाँ 23 है, मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 6। सो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ 2 तिया 6, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, यहाँ 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, यहाँ 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 12 24। सो ये बेटा हमारे पास इन 2 अवयवों का गुणा हो गया। ठीक है, ऐसे बच्चों हम 2 अवयवों का गुणन करते हैं। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया बेटा सभी को। चलिए इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अवयव पर संक्रियाओं पर आधारित कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बेसिकली एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 में दे भी रखे हैं। ठीक है, चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटा हमें ए अवयव दे रखा, बी अवयव दे रखा, हमें ए बी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो बेटा आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या ए बी परिभाषित है। सो ए की कोटि कितनी है, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ 2 गुणा 2। अच्छा कोटि ज्ञात करना तो आता है ना, पिछली क्लास में बताया था। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास को जरूर देखें, और यदि कोई बच्चा चाहता है कि वो इसके आगे के लेक्चर भी देख ले तो बेटा मैं आप सबको बता देता हूं कि मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है दीपक सर मैथ्स। उसके ऊपर डेली शाम को 6 बजे क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है बेटा, और उसमें मैंने आगे के चैप्टर्स भी पढ़ा रखे हैं। अभी करंटली वहाँ पर समाकलन चल रहा है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को समाकलन पढ़ना हो वो शाम को 6 बजे दीपक सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आ जाए। ओके, चलिए अब देखो बी अवयव, यहाँ पर 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ में, तो उसकी कोटि 2 गुणा 3 हो गई। क्या ए बी परिभाषित है, भाई ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब ए बी परिभाषित है। अब ए बी बनेगा क्या, सो 6 9 2 3, इसका गुणा करना है 2 6 0 7 9 8 के साथ। ठीक है, देखो कैसे गुणा होगा। सबसे पहले पहली पंक्ति को गुणा पहले स्तंभ के साथ करोगे, तो ये बेटा यहां पर बनेगा 6 का गुणा होगा 2 के साथ, प्लस 9 का गुणा होगा 7 के साथ। ठीक है, फिर पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, 6 का गुणा 6 के साथ होगा, प्लस 9 का गुणा 9 के साथ होगा। फिर पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे, यानी 6 का गुणा 0 के साथ होगा, प्लस 9 का गुणा 8 के साथ हो जाएगा। ओके बेटा, इसके बाद दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, मतलब 2 का गुणा 2 के साथ होगा, प्लस 3 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे, अर्थात 2 का गुणा 6 के साथ होगा, प्लस 3 का गुणा
9 के साथ हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे, अर्थात 2 का गुणा 0 से प्लस 3 का गुणा 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा, 6 दूनी 12 प्लस 9 7 63, यहाँ 6 छंगे 36 प्लस 9 में 81, यहाँ 0 प्लस 9 8 72, यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 3 7 21, यहाँ 6 दूनी 12 प्लस 9 3 27, यहाँ 8 3 24। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 63 64 65 10 75, 8 और 3 11 117, यहाँ 72, यहाँ 21 और 4 25, यहाँ 27 28 29 39, यहाँ 24। तो ऐसे बेटा हम दो अवयव का गुणा करते हैं। क्लियर। सो ये थी बच्चों अवयव पर संक्रियाएं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस कमी है तो बस प्रैक्टिस की। ठीक है, जितनी ज़्यादा बेटा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर एफिशिएंसी अब आती चली जाएगी। देखिए बेटा, मैथ्स में यदि आपको अच्छे नंबर लेकर के आने ना, तो इसका मूल मंत्र है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस इन मैथ्स। ठीक है, आप मैथ में लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाइए, टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करिए दबा करके, यकीनन आपका ना केवल वो टॉपिक स्ट्रांग होगा बल्कि आपके उस टॉपिक में अच्छे नंबर भी आएंगे। और यही कारण है बेटा कि मेरे खुद के भी क्लास 12th में मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए थे। यही कारण है उसका, प्रैक्टिस। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को पे स्टॉप करते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको अवयव पर कुछ इंपॉर्टेंट संक्रियाएं कराई। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करें। सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप सबको ये क्लास कैसी लगी और आप क्या चाहते हो मुझसे, ये भी मुझे बताएं। क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो या ये चाहते हो कि सर कोई और चैप्टर पढ़ाइए, तो ये सब कुछ बच्चों आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आप मुझे बता सकते हो कि सर आप इसी तरह की वीडियो हमें और भी आगे दीजिए, तो मैं आपको आगे भी इस तरह की वीडियो दिया करूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की इस क्लास के पे फिनिश करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बेटा।